हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक से 5वां लेसन अनुक्रम श्रेणी। तो आज हम श्रेणी के बारे में जानेंगे, क्या होती है श्रेणी, क्या नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अनुक्रम श्रेणी। और स्टार्ट करने से पहले एक बात का अपन को ध्यान रखना है कि अपना जो ग्रुप चलता है उस ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ऐड करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इन्फॉर्म करें, जिससे कि हम उन तक ये लेसन या जो भी अपना 10th का मटेरियल्स है मैथ्स का वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करवा सकें और आप लोगों को इतना से इतना फ़ायदा हो। ठीक है, तो बात करते हैं हम श्रेणी। तो श्रेणी होती क्या है? तो श्रेणी आइए जानते हैं दो पार्ट्स में। पहले देखो क्या होता है, सीक्वेंस सीरीज और ओनली सीरीज। जैसे कि हम सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, जैसे ये है अनुक्रम श्रेणी और ऊपर लिखा है मैंने केवल और केवल श्रेणी। तो क्या है ये, अब अपन को ध्यान करना होगा इस बात का। श्रेणी 3 पार्ट्स में बटी होती है। कौन कौन सी? आपने देखा होगा समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से। क्या है? समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। इस समांतर श्रेणी को 10th में दिया गया, पहले फर्स्ट ईयर और 12th में वगैरह में आता था, लेकिन अब समांतर श्रेणी को हाई स्कूल के लेवल पर रख दिया गया है 10th क्लास में। और 12th में है गुणोत्तर श्रेणी और आपको कॉलेज में मिलेगा, बीएससी ग्रेजुएशन में मिलेगा हरात्मक श्रेणी। अब बात करते हैं हम अनुक्रम श्रेणी। अनुक्रम श्रेणी होती क्या है, यानी जिसको हम बोलते हैं सीक्वेंस सीरीज। और जैसे कि हम अनुक्रम श्रेणी को हमने बताया कि अनुक्रम श्रेणी वह होती है जो केवल क्रम से बढ़े। क्या? केवल और केवल क्रम से बढ़े। यानी कहने का मतलब एक चीज है कि उनमें जो भी क्रम चल रहा हो उसी क्रम से बढ़ती चले। जरूरी नहीं है कि उनका अंतर समान हो, वो भी अंतर वाली बात नहीं बता रहा हूं मैं आपको कि नहीं आपको यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है तो यहाँ पर भी 2 ऐड होगा और फिर यहाँ पर भी 2 ऐड, ऐसे नहीं। वो जरूरी नहीं है, हो सकता है, लेकिन यहाँ पर भी 2 ऐड होके मतलब 2 जुड़ के चल रही कहानी आगे। इसमें देखो आप 2 का दुगुना 4, फिर 4 का दुगुना 8 और 8 का दुगुना 16। तो यानी क्या, लास्ट वाले टर्म्स का दुगुना होता चला जा रहा है, यानी लास्ट वाले टर्म्स का दुगुना होता चला जा रहा है आगे जो भी पार्ट्स है। तो इसका ध्यान करना है, यानी 2 की पावर 1 फिर 2 की पावर 2, यानी 2 की पावर 1 का मतलब 1 होता है, 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है, 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, 2 की पावर 4 का मतलब 16 होता है। 2 की पावर 1 का मतलब 2 को 1 बार गुणा करना, फिर 2 की पावर 2 का मतलब 2 को 2 बार गुणा करना, 2 की पावर 3 का मतलब 2 को 3 बार गुणा करना, 2 की पावर 4 है तो यहाँ पर 2 को 4 बार गुणा करना। तो इससे कि ये 2 4 8 6, तो 2 की घात n के क्रम में आगे बढ़ रही है सीरीज। इनको अपन सम और विषम कहते थे, और यहाँ पर 2 की पावर n में, ऐसे ही 3 की पावर n में ये सीरीज आगे बढ़ रही है। अब बात करते हैं हम थोड़ी और आगे, जैसे कि कहते हैं समांतर श्रेणी, जो हमने 3 पार्ट्स में बांटा था उसको। अब बात करते हैं समांतर श्रेणी होती क्या है, इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानकारी चाहिए क्या है। तो आइए बात करते हैं समांतर श्रेणी के बारे में। देखो समांतर श्रेणी, अब समांतर श्रेणी के बारे में हमें जानकारी लेना है। समांतर श्रेणी क्या होती है, जिसको बोलते हैं अपन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। तो अब हम कहें वह श्रेणी जिनके लगातार 2 पदों का अंतर हमेशा कैसा हो बेटा, समान। यानी जिनके लगातार 2 पदों का अंतर हमेशा समान होना चाहिए, वही अपनी समांतर श्रेणी कहलाती है, जिसको हम बोलते हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन सीरीज। यानी 2 पदों का अंतर, बिटवीन 2 टर्म्स डिफरेंस आर इक्वल, यानी 2 पदों का अंतर अगर समान है तो हम समांतर श्रेणी उसको कहेंगे। जैसे कि अपन एग्जाम्पल की बात करें, देखो 2 4 6 8 डेडेडस 5 8 11 14, ऐसे जब मैंने 4 एग्जाम्पल लिए, इनमें देखा मैंने कि 2 का अंतर जा रहा है। कितने कितने का अंतर जा रहा है बेटा? 2 का अंतर जा रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंस, यानी जो अंतर होता है ना, वही को तो अपन कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। अब बात करते हैं हम 1 2 3 4, यानी नॉर्मल अपन ने टर्म्स ले ली जो अपन नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, इनमें 1 1 का अंतर है तो ये भी समांतर श्रेणी होगी। इनमें 3 3 का अंतर है और इसमें
5 5 का अंतर है। तो जब अंतर समान हो लगातार पदों का, वही तो हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहलाती है। अच्छी तरीके समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर समझ में आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में ऐड करें बच्चों को, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं हम समांतर श्रेणी का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, जैसे कि मैं बात करूं, चलो थोड़ा एक और पेपर्स पर समझाता हूँ इस चीज़ को। जैसे कि पहला पद मैंने माना ए है मेरा, क्या है पहला पद ए। अगर इस पद में मैं कुछ भी ऐड कर दूं, जैसे मैंने कहा डी ऐड किया, तो ए और डी प्लस का होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। अब इसमें मैं फिर से डी ऐड कर दूं, यानी हर बार डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, तभी तो डी ऐड कर रहा हूं मैं। डी के अलावा कुछ और भी ऐड कर दूंगा, अगर कुछ और ऐड किया ना तो समांतर श्रेणी मेरी नहीं होगी। तो डी ऐड किया, तो अब एक डी ए है और एक डी ए है, तो कितना हो जाएगा, ए प्लस का 2d होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे फिर डी ऐड करूंगा मैं, तो बताइए ऐसे ही ये सीरीज चलती रहेगी, 2d और 1d कितना हो जाएगा, 3d। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी पहला टर्म्स मिला मुझे, ये फर्स्ट टर्म्स है, ये सेकंड, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। ऐसे ही टर्म्स आगे बढ़ते चले जाएंगे। कब तक बढ़ेंगी, ढेर सारी टर्म्स बढ़ेंगी। तो यानी आपने क्या देखा, यानी यहां से ढेर सारी टर्म्स, यानी मैं कहूंगा लास्ट तक जाएं तो n टर्म्स होंगे, यानी n पद होंगे। कितने पद होंगे, n पद। बात समझ में आई कि नहीं है बेटा? यानी कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म बनता कैसे है, पहला पद a मानते हैं हम, अब उसमें अगर हम d ऐड करेंगे तो प्लस डी होगा, क्या होगा, प्लस डी। तो a प्लस का d, फिर एक और d ऐड कर दिया तो d और d मिलके कितना हो जाएगा, 2d। d और d मिलके कितना होगा, 2d। और a प्लस 3d कहाँ से आया, जब 2d में एक d और ऐड होगा तो अपना 3d आ जाएगा, 3d हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? चलो अब बात करते हैं हम, देखो इस जो a है ना, जी वाला a, इसको हम a1 से रिप्रेजेंट करते हैं। जो नीचे दिख रहा होगा आपको ऑरेंज कलर में लिखा हुआ a1, बटे में मत समझ लेना कि a बटे a1 है, बटे में नहीं है वो, अपॉन में नहीं कहेंगे अपन इसको। हमने तो उसको रिप्रेजेंट किया है कि इसको हम a1 नाम देंगे, यानी इस वाले पहले नंबर को a1, दूसरे को a2 और तीसरे को a3 और चौथे को a4। ऐसे ही n पदों तक चलती रहती है ये स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी समांतर श्रेणी का एक तरीका होता है। हमने लिखा है कि प्रथम पद जो होता है उसको हम a1 पढ़ते हैं। समझा है कि नहीं समझा? अब लास्ट टर्म से जो होता है अंतिम पद, क्या होता है, अंतिम पद। जो भी आखिरी पद होगा उसको पढ़ेंगे हम अंतिम पद। अभी हम कुछ और जानेंगे जब एक्सरसाइज आगे बढ़ाएंगे 5.1 के बाद 5.2, तो बहुत कुछ है बाकी अभी तो इसमें। अब बात करते हैं डी। डी का मतलब सार्वंतर। सार्वंतर को अपन कहेंगे यहाँ पर कॉमन डिफरेंस। क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस। क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे आता है अपन को पता होना चाहिए, यानी दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देना। यानी दूसरा पद क्या है, ये वाला है, और इसमें से अपन पहले पद को घटा देंगे। फिर तीसरा वाला ये, तीसरे में से अपन दूसरे को घटा देंगे। अगर ऐसा करने पर हर स्थिति में मेरा डिफरेंस, जो भी क्वेश्चन में मतलब दिया है उसका डिफरेंस अगर समान आए तो हम कहेंगे ये श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। आई बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर है? अब n जहां क्या होता है, n पदों की संख्या होती है। क्या होती है, n पदों की संख्या। जो फॉर्मूला लिखा मैंने देखो, अब श्रेणी का nवां पद, यानी श्रेणी में अपन को nवां पद चाहिए होता है। हम कहें 5वां पद या 8वां पद या 10वां पद, हम जितना भी जो भी बोलना चाहें तो उस तरीके से हम बोल सकते हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो अपन क्या देखना है जी, अब श्रेणी का nवां पद का फॉर्मूला कहाँ से आता है, ये लिखा है। अब पहली बात तो एक चीज हमें समझना है कि जी बनता कैसे है। अभी तक हम कई जगह पर पढ़ते हैं, कहीं अगर आपने तो आप तो पहली बार पढ़ रहे हो, जब कभी और भी पढ़ना तो आपको बताएगा क्या कि ये फॉर्मूला कैसे बनता है। तो मुझे और किसी का तो पता नहीं, मैं अपना बता सकता हूँ कि ये फॉर्मूला बनता कैसे। तो आपको ध्यान रखना होगा जरा कैसे। चलो आओ समझते हैं। देखो जैसे मैंने देखा, ध्यान करना जरा गौर से। पहला पद a है, दूसरा a प्लस का d, तीसरा a प्लस का 3d और a प्लस का 4d। ऐसे में ढेर सारे टर्म्स तक लिखता चला जाऊंगा कि नहीं चला जाऊंगा। तो आप इसमें एक चीज देखो, इसको मैं कौन सा नंबर बता रहा हूं,
पहला नंबर इसको मैं दूसरे नंबर से बताऊंगा, इसको तीसरा और इसको चौथा, और जो यहाँ पर होगा वो कौन सा होगा, सबसे लास्ट यानी एन व पद, आखिरी व पद होगा, इससे लास्ट पद भी हम इसको बोल सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब आपको ये चीज देखना होगी कि ये यहाँ तक 4 था, 1 2 3 4 यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा पद। आपको इतना बात समझ में आया। अब आप एक चीज देखना, बस यहीं से फॉर्मूला प्रूव्ड होने वाला है अपना। पहले पद में डी एक भी तो नहीं है, बोलो हाँ या ना। यानी हमने देखा पहले पद में डी एक भी नहीं है, एक भी नहीं जुड़ा, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कुछ नहीं, और डी का मान यहाँ पे क्या रखेंगे, 0, हाँ या ना। यानी एक पद है और एक में से एक घटा देते हैं तो हम क्या जाता है 0, तो पहला पद अपना ए का ए मिलेगा। कितना मिलेगा, ए का ए। लेकिन हमें तो फॉर्मूला प्रूफ चाहिए, वो कैसे बनेगा। आप एक चीज देखो कि यानी यहां से यहां तक कितने टर्म्स हो गए, 2 टर्म्स। 2 टर्म्स में हमें एक डी मिला, 2 टर्म्स में हमें कितने डी मिले, एक डी। अब यहां पर सॉरी एक चीज बाय मिस्टेक, यहां पर 2D होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, 2D। आई एम सॉरी स्टूडेंट, मुझे 2D होना, यहाँ पर 3D होना चाहिए था, ठीक है ना। तो चलो अभी हम दोबारा से क्लियर कर देंगे उस चीज़ को, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो स्टार्ट करते हैं फिर से, मतलब वो बाय मिस्टेक हो चुका था, उसको हम दोबारा से देखते हैं। यानी पहले पद में डी एक भी नहीं है, दूसरे पद में डी एक है, डी कितने हैं, एक डी है यानी 1D, तीसरे में 2 है, चौथे में 3 है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब टर्म्स अगर हमारे 2 होते हैं तो डी का मान 1 कम होता है, जब टर्म्स हमारे 3 होते हैं तो डी का मान उससे भी 1 कम, 3 की जगह पर 2 आ गया। फिर 4 टर्म्स हैं हमारे तो डी का मान 3 होगा। तो आप मुझे बताओ कि अगर 1 कम टर्म्स है, अगर मैं कहूं अगर मेरे 5 पद होंगे तो कितने डी होंगे, 4D होंगे कि नहीं होंगे। अगर मैं कहूं 10 टर्म्स हैं तो क्या उसकी जगह पर 9D नहीं होंगे, बोलो समझ में आया। अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास 100 टर्म्स है, 100 पद, यहाँ पर मैं मुझे पद लिखना चाहिए, यानी 5 पद और 10 पद, यहाँ पर 100 पद है अपने पास, तो यहाँ पर कितना 99D होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। तो अगर मुझे फॉर्मूला प्रूव करना, अगर मेरे पास n है, n पद हैं, अब पता नहीं यहाँ पर तो 100 था, यहाँ पर 5 था, यहाँ पर 10 था, अब मुझे पता नहीं। अब अगर मेरे पास टर्म्स n है तो n में से बताओ मेरे पास कितने डी होंगे, तो मैं क्या लिखूंगा, n में से 1 कम। कितने डी होंगे, n में से 1 कम। बस बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो हाँ या ना। क्लियर है या नहीं है, बोलो। ठीक, तो n में से 1 कम डी होगा मेरे पास। इतनी बात समझ में। n-1D कहां से आता, देखो यहां से आता है, ठीक है ना। अब फॉर्मूले में हम क्या लिखेंगे, अगर मेरे पास 5 है, अगर मुझे यहां पर 10 मिल गया, यहां पर 15 मिल गया, तो मैं क्या देखूंगा, यहां से यहां तक मेरे पास 5 ऐड हुआ, यहां से यहां तक फिर 5 ऐड हुआ, तो टोटल डिफरेंस 1 और यहां पर 2 डिफरेंस। तो क्या देखना है मुझे, 5 तो मेरे पास पहले से थे ही थे और 5 और ऐड हो गए, यानी एक डिफरेंस, जो डिफरेंस का मान होता है, ये 4 डिफरेंस, ये 9 डिफरेंस, ये 99 डिफरेंस, यानी 5 डिफरेंस ऐड हो जाएंगे, यानी 5 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10, ठीक है ना। क्या होगा, 10 होगा। अगर फिर इसी 10 में मैं ये वाले 5 ऐड कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, 15 मिलेगा। इतनी सी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। मैं क्या देख रहा हूं, मैं ये समझ रहा हूं इसमें, जैसे कि मुझे अगर मैं कहूं नंबर 10 है और 10 से अगर मैं यहाँ पर 12 लिख देता हूं तो आप बेहिचक होकर बता दोगे कि 2 जुड़ गए। इसमें कितने जोड़े गए, 2। तो 10 प्लस का 2 हुआ कि नहीं हुआ, तो कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ पर 12 में से फिर 2 ऐड कर दूंगा मैं, तो यहाँ पर कितना हो गया 14। तो आप क्या कहोगे, भैया आपने क्या किया, 12 में फिर 2 ऐड करके 14 लिख दिया। अच्छी बात है, मैंने लिखा है, लेकिन मैं अगर ऐसा नहीं बोल सकता डायरेक्ट 10 में मैंने 4 ऐड किया हो, कितना ऐड किया, 4, लेकिन उसको लिखने का तरीका बदल जाता है। कैसे, 10 तो ऐसे ही रहेंगे, यानी 10 है जो 10 तो ऐसे ही कैसे ही रहेगा, लेकिन 4 लिखने का तरीका कितना है भैया, टर्म्स कितने हैं हमारे यहाँ तक, पहला दूसरा तीसरा,
तीसरा टर्म्स है कि नहीं, तो तीसरा टर्म्स निकालने के लिए मुझे कितने डिफरेंस चाहिए, 2 डिफरेंस। कितने डिफरेंस चाहिए, 2 डिफरेंस चाहिए पड़ेंगे। जब 2 डिफरेंस चाहिए पड़ेंगे तो अब हम क्या करेंगे, एक डिफरेंस का मान 2 है तो ऐसे ऐसे 2 डिफरेंस हो गए, तो 2 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 10 प्लस के 4 तो टोटल 14। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? आपको पता चलना चाहिए कि यानी जितने डिफरेंस होते हैं उतने ऐड कर देते हैं, यानी और पद जितने भी होते हैं मेरे, जितने टर्म्स होते हैं उससे एक कम क्या होता है, उससे एक कम होता है, बोलो क्या, डी का मान। यानी डी कितने होंगे मेरे पास, आई बात सुने, अगर ये 5 पद हैं तो 5 पद में से मेरे पास डी 4 होंगे। ठीक है ना, तो फॉर्मूला मैंने ऐसे बनाना सिखाया आपको। ठीक है ना, जहां एन पदों की संख्या होती है, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लूं मैं, ज्यादा दूर की बात नहीं, ये चीज सही है गलत है, 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16 टोटल टर्म्स मेरे कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स होगा। एन का मान कितना है बेटा मेरा, बात क्लियर है कि नहीं है? एन का मान 8 है, यानी टर्म्स कितने हैं मेरे पास, 8 पद है मेरे पास। ठीक है ना, तो अब हम मैं क्या देखूंगा, देखो जैसे कि इसको बोलते हैं प्रथम पद, क्या बोलते हैं, प्रथम पद, जिसको अपन ए से रिप्रेजेंट करेंगे या A1 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और यहां से यहां तक हमने देखा कितना ऐड होते हुए जा रहा है, 2, फिर 2 ऐड होगा, फिर 2 ऐड होगा, फिर 2 ऐड होगा, यानी 2 2 ऐड होता चला जा रहा है इसमें। तो आप मुझे बताएं कि जो डिफरेंस, ये तो डिफरेंस कहलाता है, कॉमन डिफरेंस, सारवंतर, सारवंतर कहलाता है कि नहीं कहलाता? अगर आपको निकालना सीखना है तो आप फिर क्या करेंगे डिफरेंस निकालने के लिए बेटा बताओ, यानी डी बराबर लास्ट, यानी दूसरे में से पहले वाले को घटा दो, 4 में से 2 गए तो कितने बचे, 2, और फिर दोबारा से कई बार डी निकाल सकते हैं अपन ऐसे, लेकिन हर बार ये सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी 6 में से 4 घटाना पड़ेगा, तो कितना बचेगा बेटा, 2। अब 8 में से 6 को भी घटाएंगे तब भी हमें 2 मिलेगा, यानी हर बार डी का मान कितना मिल रहा है बेटा अपन को, 2 मिल रहा है। ठीक है ना, तो अब प्रथम पद अपन को पता चली गया कि हमारा 2 है, और हमें अब जैसे कि अपने वायदों में हमें 5वां पद निकालना है। कितना पद निकालना है, 5वां पद निकालना है। तो कैसे निकालेंगे 5वां पद, 5वें पद निकालने के लिए हमें फॉर्मूला वही वाला लगाएंगे अपन, ये वाला, ए एन का मान कितना है 5, 5 एन की जगह पर 5 रख देंगे, यहाँ पर भी हम 5 रखेंगे तो 5 माइनस का 1 लिखा ना, तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे 5 माइनस का, मतलब एन माइनस का 1, एन की जगह पर 5 लिखेंगे तो 5 माइनस का 1। ए का मान कितना निकाला बेटा अपन ने 2, क्योंकि उसमें दिया है 2, तो एक की जगह पर रख देंगे 2, कितना रखेंगे 2, और 5 में से कितना बचा 4, कितना बचा बेटा 4, और डी का मान 2 है। जब डी का मान 2 है तो 4 दूनी 8 होगा, क्या 8 और 2 जुड़ के कितना बन जाएगा 10। तो ये मैंने देखा कि 5वां पद 10 आया, और वो असलियत में 10 था। देखो 1 2 3 4 और 5, यही 5वां नंबर था मेरा 10। बोलो हाँ या ना, ठीक, बात समझ में आ गई। चलो अब इसके बाद हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पर, यानी 5.1 स्टार्ट करते हैं 5.1। और हम क्वेश्चन नंबर पहला नहीं लेंगे क्योंकि पहला थोड़ा हार्ड है, वैसा हार्ड नहीं है, लेकिन आपको समझाने के पर्पज से दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जिससे कि आप थोड़ा आसानी से समझ सको। चलो आइए क्वेश्चन नंबर अपन दूसरा पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता क्या है, तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया है मैंने, और अपनी अपनी बुक्स में से भी देख सकते हैं। जैसे राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP when the first a and the common difference d are given following। ठीक है ना, तो हमें क्या दिया, यानी एक निष्कर्ष दिया, कथन दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे कि अपन पहला पद दे दिया उन्होंने, फर्स्ट टर्म्स दिया है, और अपन को डिफरेंस भी उन्होंने दे रखा है। ए का मान मतलब पहला पद अपन को 10 गिवन है, और यहाँ पर डी का मान भी 10 गिवन है। तो क्या करेंगे, कोई अपन को प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। तो जैसे कि हम निकालते, क्योंकि अपन को दो समांतर श्रेणी निकालने के लिए, समांतर श्रेणी बनाने के लिए हमें केवल और केवल ए का मान और डी का मान मिल जाए तो हम श्रेणी का कोई भी टर्म्स बता सकते हैं।
कोई भी अगर आप कहो 500 1000 जितने आप कहो उतने टर्म्स हम बता सकते हैं। कैसे? फॉर्मूला वही स्टैंडर्ड वाला अपना इस तरीके से। लेकिन हमें क्वेश्चन ने कहा है कि इसमें हमें 4 टर्म्स कितने बताने बेटा? 4 टर्म्स, 4 टर्म्स बताने हैं एपी के समांतर श्रेणी के। ठीक है ना, बात क्लियर है कि नहीं है? तो हम क्या करेंगे इसमें से, तो वो पहला पद है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, यानी चारों पद अपन को निकालना है, चारों टर्म्स। फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला यही अपना समांतर श्रेणी का, यानी एन व पद। ठीक है ना, nth टर्म्स इसमें इससे बताएंगे। अब हमें पहला पद निकालना है, तो बेटा फॉर्मूला तो ए एन होता है, हमें पहला पद तो एन की जगह पर 1 प्रोवाइड करना पड़ेगा। और 1 प्रोवाइड करने का मतलब है कि पहला पद निकला है हमारा, तो हमारा जो पहला पद उन्होंने दिया है तो 1 पहला पद निकालने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए A1 का मान डायरेक्ट हम क्या बोल सकते हैं? 10 है। कितना है बेटा? 10 होगा। अब बात करते हैं n का मान 2, कितना रखना है अपन को? 2। अगर हमने 2 रख दिया और एक ही जगह पर 10 रखेंगे, कितना रखेंगे अपन? 10। अब 10 रखेंगे हम यहाँ पर और n की जगह पर 2 रखेंगे, तो 2 में से 1 जाएगा, तो 2 में से 1 जाएगा, बताओ बेटा कितना बचेगा? 1। और 1 का गुणा जैसे ही हम 10 में करेंगे तो 10 1 कम 10 होगा, यानी यहाँ पर भी 10 और ये भी 10, और 10 + 10 ऐड होकर कितना बनेगा बेटा? 20 बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ या ना? यानी मैंने क्या देखा, दूसरा पद निकालना है तो 10 प्लस का और 2 - 1, n का मान 2 रखेंगे, 2 में से 1 जाएगा 1, तो 10 1 कम 10 और 10 और 10 20। ठीक है ना, ऐसे ही अपन 3 रखेंगे तो ए का मान कभी नहीं बदलता बेटा, हर फॉर्मूले, तो फॉर्मूले में ए का मान वही है, ए का मान फॉर्मूले में नहीं बदलेगा, तो इसको तो अपन हर बार वही का वही रखेंगे। 10 है तो यहाँ पर भी 10 रखना पड़ेगा, यहाँ पर भी अपन को 10 रखना पड़ेगा, तो 10 नहीं बदल देना, नहीं तो आप कहो कि कुछ और किसी और क्वेश्चन में कुछ और आएगा। देखो जो पहला पद होगा उसका मान रखना पड़ेगा हमें। तो अब 3 रखेंगे, 3 में से जाएगा, बताओ बेटा कितना बचेगा? 2, और 2 को गुणा जैसे ही अपन 10 में करेंगे, 10 दूनी 20, 20 और 10 30, ऐसी 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 3, तो 3 गुणे 10, तो बताओ 10 तिया 30, कितना बचेगा बेटा? देखो यानी A4th टर्म निकालना है, 10 पहला पद हो जाएगा प्लस 4 में से 1 जाएगा, फॉर्मूला दो 4 में से 1 जाएगा, यानी n का मान 4 रखेंगे इसी फॉर्मूले में हम, और a का मान 10। बस आप a का मान रखते चले जाओ 10, और n का मान पहले 1 रखोगे तो पहला पद आएगा, 2 रखोगे तो दूसरा पद आएगा, 3 रखोगे तो तीसरा पद आएगा, आप जितना रखोगे उतना वो पद आता चलेगा। ठीक है ना, तो 10 यहाँ पर 10 तिया 30, 30 और 10 40, ये अपने चारों पद आ चुके हैं। ठीक है ना बेटा, अब बात करते हैं हम, ऐसे इसका चौथा क्वेश्चन है। ठीक है ना, a का मान -1 है, कितना है बेटा? -1, और d का मान 1/2। तो डरना नहीं है हमें, -1 हो या कुछ भी हो, रूट में भी आएंगे अभी तो आगे क्वेश्चन, तो अपन को उससे डरना नहीं है। जैसे a का मान -1 था, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम फॉलो करेंगे, a का मान -1 रख देंगे, फॉर्मूला भैया यही वाला चल रहा अपना, a का मान -1, कितना रखेंगे? -1, और d का मान कितना रखना पड़ेगा बेटा? नहीं, d का मान तो हाँ 1/2 है, तो d का मान अपन 1/2 रखेंगे, मैंने रख नहीं पाया, ध्यान भूल गया, सो सॉरी, 1/2। ठीक है ना, कोई दिक्कत, वो रखने से कोई फायदा भी नहीं होता, क्यों? अब देखो n का मान 1 रखेंगे, क्योंकि पहला पद तो वही का वही होता है, तो हल करके दिखाना पड़ा फालतू में, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 में से बन जाएगा 0, तो इसलिए अपन इसको लिखेंगे नहीं, तो केवल और केवल 1 लिख देंगे। ठीक है ना, तो a का मान अपन को -1 मिल गया। अब दूसरा पद निकालना है बेटा, कौन सा पद निकालना है? दूसरा। तो हम देखो a का मान फिर क्या रखेंगे? वही का वही, a का मान कभी नहीं बदलता इसी फॉर्मूले में, इसी फॉर्मूले में, वो तो a का मान तो जैसे का जैसा रहेगा। फिर n का मान 2 रखेंगे, तो 2 में से जाएगा 1, ठीक है ना, 2 में से जाएगा 1, तो 1 गुणे 1/2, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 का 1 होता है। ठीक है ना, अब जैसे हम, अब बात कुछ बच्चों को नहीं आती है बात समझ में, तो देखो उनको तो ये चीज़ करना पड़ेगी, कैसे क्या है सिस्टम। देखो जैसे कि क्या है, -1 और प्लस का 1/2, तो इसके नीचे 1 लिख के हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम, तो 2 और 1 का एलसीएम कितना होता है? 2। 1 का भाग देंगे 2 में तो कितनी बार जाएगा? 2 बार, और 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 2 1 कम 2, माइनस का 2, फिर 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा करेंगे तो 1। अब आप मुझे बताओ बेटा, 2 माइनस का है और 1 प्लस का है, 2 और 1, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो माइनस का 1 बनेगा और 2 ऐसे। तो बात समझ में आ गई, यानी क्या निकला हमारा वो कैलकुलेशन करने के बाद, यानी माइनस का 1/2, ऐसे अपन इसमें रख देंगे। -1 चेंज तो फिर भी नहीं होगा, वही बात, क्योंकि a का मान कभी भी चेंज नहीं होता है,
एन का मान अब क्या रखना है 3, तो यानी जो फॉर्मूला था 3 में से 1 जाएगा, कितना जाएगा 3 में से 1 जाएगा, 3 में से 1, और डी का मान जो है वो कितना दिया है अपन को 1/2, तो 1/2 ऐसे। अब 1/2 अपन जैसे ही रखेंगे 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा 1, 1 में से 1 गया 0, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं हम चौथे टर्म्स की। फिर ए का मान नहीं बदलेगा, बस एन का मान बदलते चलो आप, एन का मान जैसे ही बदलते चलोगे उससे अगला टर्म्स अपना निकलता चला जाएगा। 4 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 4 4 लिखेंगे तो 4 में से 1 जाएगा 3, 3। अब देखो -1 और प्लस का 3/2। अब आप इस कैलकुलेशन को भी ऐसे ही हल कर लेना, प्लस का 3/2, इसके नीचे 1 मान के एलसीएम जो अभी करके दिखाया था ना, वैसे ही अपना आंसर सीधा इतना आ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी चारों टर्म्स हमें निकालना है। तो अब क्यों निकालना है, पहली बात तो देखो उन्होंने कहा है 4 टर्म्स निकालो, अगर हाँ सॉरी 4 टर्म्स, ऐसे ही अपन को यहाँ पर भी निकालना है। डी का मान 0 है बेटा, कभी भी डी का मान अगर 0 आ जाए तो कभी भी समांतर श्रेणी होती ही नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं होगी। क्योंकि अगर किसी नंबर्स में यदि हम 0 ऐड करते चलें तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, बोलो 0 ऐड करते चले कोई फर्क पड़ेगा? 5 में 0 जोड़े फिर 5, फिर 5 में फिर 0 जोड़ो फिर 5, यानी किसी भी टर्म्स में अगर हम 0 जोड़ते चलें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए जब टर्म्स में फर्क नहीं पड़ रहा है तो वही पहला टर्म्स होगा, वही दूसरा होगा, वही तीसरा होगा। जब टर्म्स नहीं चेंजेस होते हैं तो समांतर श्रेणी मैं तो नहीं समझ सकता हूँ कि समांतर श्रेणी होगी। इट इज क्लियर? समझ में आया या नहीं आया? चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 जैसा कि आपको दिख रहा है, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। यानी इनका कॉमन डिफरेंस अपन को फाइंड करना है और फर्स्ट टर्म्स बताना है क्या हुआ, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ज़्यादा हार्ड नहीं होने वाला है, कोई सी भी श्रेणी हो अपन फर्स्ट टर्म्स बता सकते हैं। यानी जो पहले नंबर पर लिखा होता है वो हमारा फर्स्ट टर्म्स होता है, और दूसरे में से अगर हम पहले को घटा देते हैं, यानी जे अपनी एक सीरीज है, वो एक्स क्वेश्चन ही ले लेते हैं 3 1 -1 और -3 क्वेश्चन है। अब पहला टर्म्स होगा जो इसका, वो हमारा क्या होगा भैया, फर्स्ट टर्म्स a1। आ रही बात समझ में? यानी यही अपना पहला पद होगा। सारवंतर का मतलब होता है डी का मतलब दूसरे में से अगर हम पहले को घटा दें तो भी, तीसरे में से दूसरे को घटा दें तो भी अपना डी का मान निकलता है। तो हम क्या कहेंगे, पहले हम क्या करेंगे, पहले में से हम दूसरे को घटाएंगे। जब हम 1 में से 3 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 1 में से 3 जाता तो है नहीं है, तो 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा -2, डी का मान -2 मिला। अब बात करते हैं बेटा अपन -1 में से भी अपन -1 में से 1 को घटाना है। -1 में से जब 1 को घटाएंगे तो 1 भी माइनस का हो जाएगा, तो -1 कितना हो जाएगा, -2। तो बेटा पहला पद और अपन ने कॉमन डिफरेंस यानी फर्स्ट टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस को ज्ञात किया, क्या होता है पहला पद और सारवंतर अपन ने निकाला, ठीक। अब बात करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, मतलब क्वेश्चन 3 का पार्ट 3। 1/3 है, 5/3, 9/3, 13/3, ठीक है ना। तो ये चीज अपनी क्लियर है। तो यहां से हम क्या देखेंगे, जो फर्स्ट टर्म्स है वो तो हम तुरंत बता देते कि ये अपना पहला पद है, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम यहाँ पर कॉमन डिफरेंस, यानी इसमें से हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, इसमें से इसको क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। 5/3 माइनस का 1/3, 5/3 माइनस का 1/3, एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा, 3 आएगा, कितना आएगा, 3 आएगा। 5/3 माइनस का 1/3, 3 एलसीएम। जब नीचे सेम है यानी उसका हर समान है तो अंश को भी ऐसे ही लिख देंगे, 5 में से जाए कितना बचेगा, 4, 4/3 कॉमन डिफरेंस निकला 4/3। लेकिन हमें और दोबारा से निकाल के दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी 2 बार तो निकालो कम से कम, यानी 1 बार 2 बार, अगर दोनों बार सेम आता है तो कह देंगे हाँ कॉमन डिफरेंस सेम है और अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन सीरीज होगी, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से अपन इस वाले को घटाएंगे, 9/3
माइनस का 5/3, 9/3 माइनस का 5/3। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? अब हमें क्या देखना है इसमें से, फिर एलसीएम ले लेंगे तो 3 एलसीएम आएगा और 9 माइनस का 4 सेम लिख दें, क्योंकि हर अगर उसका समान है तो अंश को भी ऐसे लिख देंगे, क्योंकि 1 टाइम्स में उसका डिवाइड होगा तो 1 का मल्टीप्लाई करने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो 9 माइनस 5 बराबर 4/3, यानी कॉमन डिफरेंस आ गया 4/3। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी क्वेश्चन नंबर अपन 3 कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसकी बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात। किसकी बात? क्वेश्चन नंबर 4 की बात। और एक बात और, ये जो हम क्वेश्चन इंग्लिश में लिख रहे हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि हिंदी मीडियम वाले अपनी बुक से देख लें क्वेश्चनों को, और इंग्लिश में हमने कुछ लिख दिए ऐसे क्वेश्चन, ठीक? तो क्योंकि प्रॉब्लम्स नहीं आने चाहिए, दोनों लैंग्वेज में हम बता रहे हैं इस चीज, इसलिए विच ऑफ द फॉलोइंग, चौथा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी इफ दे फ्रॉम एन एपी, ठीक है ना? यानी अपन को ये बताना है इसमें कि अगर समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी को फॉलो करे, ठीक है ना, और कॉमन डिफरेंस, द कॉमन डिफरेंस ए एंड राइट द मोर टाइम्स, यानी उसका कॉमन डिफरेंस ऑफ समान हो, तो आपको बताना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है, ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर अपन चौथे का पहला पार्ट लेते हैं। चौथे का पहला पार्ट है 2, 4, 8, 16। बात समझ में आ रही? तो आप क्या इसको बता पाओगे कि समांतर श्रेणी है या नहीं है? तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने क्या देखा, दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा के दिखा दो, फिर इसमें से इसको घटा के दिखा दो, फिर इसमें से इसको घटा के ठीक है ना? तो अब हम 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 माइनस 2 इक्वल 2, 8 माइनस 4 इक्वल 4, 16 माइनस 8 इक्वल 8। तो हम क्या कह देंगे? कॉमन डिफरेंस इनका सेम नहीं है। जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो इट इज नॉट एपी, अतः यह एक समांतर श्रेणी नहीं होगी। बात क्लियर है कि नहीं है? ऐसे इस वाले क्वेश्चन में बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट है 2, 5/2, 3, 7/2, ठीक है ना? बात क्लियर है कि नहीं? क्वेश्चन है ये। अब इसमें भी डी का मान निकालना है तो क्या करेंगे हम? इसमें से इसको घटाएंगे और इसमें से इसको घटाएंगे और इसमें से इसको घटा के दिखा देंगे। जब 5/2 में से हम 2 को घटाएंगे, 5/2 में से हम 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? ध्यान करना है। इसके नीचे 1 मान के एलसीएम लेके आप भिन्न करके देखना तो कितना मिलेगा? 1/2। अगर आपको विश्वास नहीं है तो 5/2 का मतलब क्या होता है बेटा? 2.5 होता है। कितना होता है? 2.5। 7/2 का मतलब क्या होता है? 3.5। 2.5 रुपए में से 2 रुपए जाएंगे तो कितना बचेगा? आधा रुपए। आधा रुपए ही तो ये अपन लिखते रहे हैं, लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? अब ये 3 रुपए में से 2.5 जाएगा तो बताओ कितना बचेगा? तब भी हमारा आधा बचेगा। अब 3.5 में से अगर हम 3 को घटाएं तब भी कितना बचेगा बेटा? 1/2। तो आप कैलकुलेशन को 1 मान के इसके नीचे हल करते रहना तो अपना आंसर भी इतना ही आने आएगा, ठीक है? तो अब कॉमन डिफरेंस डी, ठीक है ना? डी कितना आया? 1/2। यानी प्रत्येक कंडीशन में डी का मान जब 1/2 आया तो हम क्या कह देंगे? कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, तो कहेंगे इट इज एन एपी, अतः है समांतर श्रेणी होगी। जब ये समांतर श्रेणी होगी तो हमें क्या करना है? उसके नेक्स्ट टर्म्स निकाल के दिखाना पड़ेंगे। तो चलो बात करते हैं इसके आगे। जब अगर मतलब समांतर श्रेणी वो है तो क्या करेंगे? उसके अगले पद अपन को निकाल के दिखाना पड़ेंगे। जैसे कि 5वां पद, क्या निकालना अपन को? 5वां पद। तो 5 ए कभी चेंज नहीं होता है, ए कभी भी चेंज नहीं होता है, आपको ध्यान रखना होगा। क्योंकि ए का मान बेटा कितना है? ए का मान पहला वाला जो टर्म्स है वो अपना कितना है? 2 है। कितना है बेटा? 2 है। तो 2 कभी चेंज नहीं होगा। तो हमें क्या करना है? वही चीज, ए का मान 2 हर कंडीशन में रखना होगा, 2 और 2 तीनों जगह पर, बार बार नहीं बोलेंगे इस चीज को हम, ठीक है ना? अब 5वां पद निकालना है तो 5 माइनस का 1। क्यों? क्योंकि हमने जो पहले दिखा था वो फॉर्मूला
एन वाला, उसको आप ध्यान से देख लेना वीडियो को पीछे करके। तो 5 में से 1 जाए कितना बचेगा बेटा 4, 4 गुणा 1/2, 2 से हमने 4 को सिंप्लीफाई किया तो 2 प्लस का 2 कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना। यानी 5वां पद कितना आ गया 4, और 6वां पद कितना आएगा, 6वां पद चाहिए तो 6 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 3, 5, 6 में से 1 जाएगा 5, तो 5/2 कितना बचा 5/2, 5/2, ठीक है ना। अब इसके नीचे 1 मान के एलसीएम लेंगे तो फिर वही चीज़ अपना सीधा आंसर कितना निकलेगा 9/2। फिर 7वां पद चाहिए तो 7 में से 1 जाए कितना बचेगा 6, 6 गुणा 1/2, 2 से 6 को काटेंगे 3 बार में कटेगा, तो 2 प्लस का 3 तो कितना आया 5, तो यहाँ से हमारा 7 यानी 7वां पद निकल आया, तो 5 मान आ गया, ठीक है ना। अब हमें क्या देखना है कि इसका नेक्स्ट पार्ट यानी 5वां जो थोड़ा हार्ड था, जो मैंने समझा इसको बताना, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों को डरना नहीं है कि रूट आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। देखो अब यहाँ से आप थोड़ा सा समझना, लॉजिक लगाना कि यदि पहला पद कितना है 3, कितना है बेटा 3, यानी फर्स्ट टर्म से 3, यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है आप बताओ, यानी √2, वो भी 1 टाइम्स √2 है, कितना है 1√2, यहाँ से यहाँ तक फिर एक √2 और ऐड हो जाएगा, तो बताओ कितना हो गया √2, पहले से 1 था, एक √2 और मिल जाएगा तो 2√2 हो कि नहीं होगा, यहाँ से यहाँ तक एक √2 हमने और दे दिया, समझे, तो कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक √2 और मिल गया तो कितने हो गए 3√2, क्लियर है। यानी मुझे पता चल गया कि डी का मान √2 होना चाहिए, क्योंकि हर बार √2 ऐड होके जा रहा है, कितना होके जा रहा है √2 ऐड हो रहा है, तो ये चीज़ हमें समझना चाहिए। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अपन क्या करेंगे दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को क्या कर देंगे घटा देंगे, दूसरा वाला पद माइनस का पहला वाला पद, ठीक है ना। तो हमें क्या चीज़ देखना है, दूसरा वाला पद क्या था 3 प्लस का √2, पहला पद क्या था 3, घटा देंगे तो 3 से 3 कैंसिल, तो केवल क्या बचा √2, यहाँ से भी वही चीज़ की हमने माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि तीसरे वाले में से हम दूसरे वाले को हटा रहे हैं, तीसरा टर्म्स माइनस का दूसरा टर्म, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, हम पहले भी आपको बता चुके थे, ठीक है ना। ऑफलाइन वीडियो में काफ़ी स्टूडेंटों को बताया, तो जो अगर आप देखें तो आपको पता होना चाहिए इस टाइम, ठीक है ना। तो 3 से 3 फिर कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा बताओ, और 2√2 में से 1√2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, फिर सिंगल √2 बचेगा, तो डी का मान फिर √2 मिला अपन को। यानी हर कंडीशन में अगर कॉमन डिफरेंस डी इक्वल्स टू √2, तो अगर डी का मान √2 हर कंडीशन पर आ रहा है तो ये क्या होगी समांतर श्रेणी होगी, इट इज एन एपी। एंड नेक्स्ट 3 टर्म्स अपन को फिर बताना है क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे हम 5वां टर्म्स, फिर वैसे ही के वैसे ही, पहला पद कभी नहीं बदलता है, ठीक है ना। 5 में से क्या जाएगा 4, ठीक है ना, तो 4 √2, 6 में से क्या जाएगा 5, तो 5 √2, और 7 में से क्या जाएगा 6, तो 6 √2, तो ऐसे अपने जो आंसर निकल आएंगे। 7 में से क्या जाएगा कितना बचेगा 6 √2, ठीक है ना, क्लियर। अब देखो 8वां पॉइंट इसी का, और जितने भी जो हमने छोड़ दिए वो आप लोग करना है, होमवर्क समझें आप उस चीज़ को। फर्स्ट टर्म्स इतना है, सेकंड इतना, थर्ड इतना, फोर्थ इतना, सारे के सारे टर्म सेम है। जब सभी टर्म सेम हो रही हैं यानी डी का मान क्या मिल रहा है 0 मिल रहा, यहाँ से यहाँ तक फिर 0, यहाँ से यहाँ तक 0। जब कभी भी 0 ऐड हो रहा हो तो टर्म्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, और जब डी का मान 0 हो जाता है तो हम कहेंगे इट इज़ नॉट एपी, कभी भी ये समांतर श्रेणी नहीं हो सकती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। यानी ये 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप हम इसको बता सकते हैं, यानी ग्रुप में ज्वाइन करके आप हमें अपनी कमेंट में लिख के बता दें, मतलब ग्रुप में लिख के क्या कंडीशन है क्वेश्चन की, क्या समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उसको कोशिश करेंगे दोबारा समझाने की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 11वां पार्ट। तो अब यहाँ पर देखें, अब
ए स्क्वायर कॉमा ए क्यू कॉमा ए की पावर 4 डेट डेट डेट। अब हमें क्या दिखाना है, इसमें डिफरेंस निकालना है। पहले ए तो अपना ए होगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो डिफरेंस निकालना है कि डिफरेंस क्या सही है, दूसरे में से पहलू घटाएंगे, यानी ए स्क्वायर माइनस का ए लिख दिया। जैसे कि घटता थोड़ा सी है, घटेगा नहीं तो सेम लिखना पड़ेगा। इसमें से जो घटाएंगे तो ये लिख दिया। डिफरेंस कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, यानी इक्वल नहीं है। जब सेम नहीं है तो इट इज नॉट एपी, पॉसिबल ही नहीं हो सकती अपनी। बात करते हैं हम नंबर ऑफ 12। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। बच्चे करते क्या है, स्टूडेंट्स इन रूट्स को हल सॉल्व नहीं करते हैं, यानी हल नहीं करते उसको। अगर रूट सॉल्व हो रहा है तो आपको उसको करना चाहिए। क्या करना चाहिए? देखो √2 को तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन √8 को तो कर सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे, √4 इंटू 2। इसको लिखेंगे 9 इंटू 2, 16 इंटू 2। ऐसा क्यों लिखा, आपके दिमाग में आ रहा है 8 इंटू 4 भी तो लिख सकते, यानी 8 चौके 32, 6 18 लिख सकते कि नहीं लिख सकते। लेकिन हमारी मजबूरी, हम नहीं लिख सकते, क्योंकि रूट का मतलब होता है मैक्सिमम पावर स्क्वायर बनाना है। 4 किसी का स्क्वायर होता है, इससे बड़ा कोई स्क्वायर के मल्टीपल में नहीं आएगा। जो इसका गुणनखंड हो और स्क्वायर होना चाहिए। 18 का गुणनखंड 9 होता है और 32 का 16 होता है, मैक्सिमम चाहिए पड़ता है। क्यों, देखो आप यहाँ पर √2 है, यानी एक बार √2 है। 4 किसका वर्ग होता है, 2 का, तो 2 बार √2 हो गया। यहाँ पर 3 √2, यहाँ पर 4 √2। तो हमने क्या देखा, यानी यहाँ से यहाँ तक एक √2 ऐड हो रहा है, तभी तो अपने पास एक √2 बढ़ता चला जा रहा है। बोलो हाँ या ना। हर बार √2 बढ़ रहा है तो डी का मान कितना निकलेगा, √2। कितना निकलेगा, डी का मान √2 निकलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे। भैया आप ध्यान से देखो, पहले वाले में जब एक √2 है, दूसरे में 2 √2, तीसरे में 3 √2, चौथे में 4 √2, तो पांचवें में 5 √2, छठवें में 6 √2 और सातवें में 7 √2। कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम इसका 15वां क्वेश्चन। तो 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73 लिखा है। ये कितना लिखा, 73। तो अब देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 73। इस 7 की पावर 3 मत समझ लेना यहाँ पर, ये 73 है। तो 73 सेम, यानी 5 का 25, 7 का 49, 73 का 73। डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस कैसा आएगा, यानी 25 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 24, और 49 में से 25 गए तो बताओ कितने बचे 24, और 73 में से 49 गए तब भी 24 बचे। यानी हर कंडीशन पर डिफरेंस 24 24, यानी 24 24 24। जब सेम आ रहा है तो हम क्या कह सकते हैं, अतः ए समांतर श्रेणी होगी और ये डिफरेंस भी इसका इक्वल है। तब तो पांचवा पद क्या निकालेंगे, 24 जोड़ते चले जाएंगे बेटा अपन इसमें। अगर अपन 73 में 24 ऐड करेंगे तो कितना बनने वाला है 96, और 96 में फिर 24 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा बेटा बताओ 121, नहीं 120 बचेगा ना, 121 यहाँ पर 97 होगा, कितने हुए 97, तो 121 होगा, कितना होगा 121, ठीक है ना। तो 121 होगा जब यहाँ पर, तो वही चीज़ हम डायरेक्टली 24 ऐड करके निकालते चले जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाला जाए तो फर्स्ट टर्म्स जो होता है उस पर फर्क नहीं पड़ता है। 1 है तो 1 है, और यहाँ पर भी 1 है। लेकिन पांचवा 25, 5 में से एक जाएगा तो 4, 4 गुणे 24, 96 तो हो जाएंगे। 96 में एक आप ऐड करोगे तो 97, कितना होगा 97। फिर छठवां पद चाहिए, 6 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 5, और 5 का गुणा जैसे ही आप 24 में करोगे तो 120, और 120 में 1 ऐड करोगे तो 121, यानी 121। सातवां पद चाहिए अपन को, 7 में से जाए कितना बचेगा 6, 6 का गुणा करोगे 24 में तो 144, और एक ऐड कर दोगे तो 145। और ये अपना चौथे क्वेश्चन का 15वां पार्ट कंप्लीट। और जितने भी पार्ट्स इसके बचे हैं तो वो आपको स्वयं हल करना। मिनट की वीडियो है, बड़ी खतरनाक।
चलो आए, डेंजर से वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि वर्ड्स प्रॉब्लम था इसमें जरा, तो आपको थोड़ा समझना था, लेकिन ये इजी थे क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान रखें। देखो जैसे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन और डज दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज, ठीक है ना, एंड वाई, ठीक है ना, ध्यान करना है। यानी क्वेश्चन नंबर पहले में क्या लिखा है, थोड़ा सा फास्ट करते हैं जल्दी जल्दी, कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, यानी प्रत्येक किलोमीटर पर कुछ किराया वो ऐड कर रहा है, यानी बढ़ाता जा रहा है। यानी पहले किलोमीटर में अपन को ध्यान करना है 15 रुपये किराया लेता है, तो उससे अगले वाले किलोमीटर पर वो 8 रुपये बढ़ा के लगाएगा, तो यानी अगले पर 23 हो जाएगा। फिर थर्ड वाले किलोमीटर पर 8 रुपये बढ़ा के लेगा, तो फिर 31 रुपये देना पड़ेगा, और उससे अगले पर फिर 8 बढ़ाएगा, तो उसके बाद 39 देना पड़ेगा। ऐसे ही अपन को 8-8 बढ़ाते हुए जाना है। तो क्वेश्चन ये अपना 1 कंप्लीट है। बस वर्ड्स में प्रॉब्लम थी थोड़ी, इस वजह से आप लोगों को समझाना में प्रॉब्लम होती। अब देखो क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा पार्ट, दूसरा पार्ट आपको खुद करना है। यानी देखो यहाँ पर जो गड्ढा खोद रहे हैं वो लोग, तो गड्ढा खोदने में देखो मैक्सिमम ऐसे पहला मीटर, 2 मीटर, तीसरा मीटर और चौथा, यानी ऐसे ही खोदते चले जाएं गड्ढे को। तो पहले मीटर में अगर वो 150 रुपये खर्च करता है, अगले में 50 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा के खर्च करेगा, तो यानी 150 और 50 200 खर्च करेगा। थर्ड मीटर पर 50 बढ़ा के 250, और 250 से फिर ऐसी 50 बढ़ा के तो चौथे पर 300, यानी जो भी मजदूर है वो 50 रुपये बढ़ा के लेता है, क्योंकि उसमें मेहनत ज़्यादा होगी। अगर फिर नीचे से मिट्टी को उठाना पड़ेगा, मिट्टी जब उठाई जाएगी तो प्रॉब्लम्स होगी, इस वजह से वो 50 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहा है। तो पहले में जब मीटर की खुदाई करेगा तो 150, दूसरे में 200, तीसरे में 250, चौथे में 300 रुपये ऐसे बढ़ा के ले जाएगा। तो ये भी एपी समांतर श्रेणी के अंतर्गत होगा। क्यों? क्योंकि 50 रुपये प्रति गड्ढे पर बढ़ा रहा है, तो यानी कॉमन डिफरेंस कितना है, 50 है। डी का मान जब 50 है तो समांतर श्रेणी होगी। अब बात करते हैं फर्स्ट अमाउंट, यानी जो अमाउंट है अपना, क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आप देख लेना कि जो भी अपन 10,000 अमाउंट है उस पर प्रत्येक साल अपन 8% की ब्याज की दर से बढ़ाते हैं। कितना बढ़ाते हैं? प्रत्येक साल 8% की ब्याज की दर से बढ़ाते हैं। ये चौथा क्वेश्चन है। पहले का शायद ध्यान नहीं है, क्वेश्चन लिख नहीं पाया मैंने। क्वेश्चन था क्या कि बर्ड्स प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही थी पेजेस की वजह से, ठीक है ना। तो इसमें या तो कंपाउंड इंटरेस्ट है या सिंपल इंटरेस्ट है, तो मैंने सिंपल इंटरेस्ट माना। क्या माना? यदि ब्याज साधारण है तो, यानी प्रत्येक वर्ष ब्याज समान होगा। अगर इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम है, ठीक है ना, तो इंटरेस्ट 10,000 पर अगर अपन 8% की दर से लगाएंगे तो 10,000 गुणे 8/100 होगा, तो 0 से 0 कैंसिल, 800 हो जाएगा। यानी प्रत्येक साल हमारा कितना ब्याज बढ़ेगा? 800 रुपये। तो अब जब हर बार 800 रुपये ऐड हो रहा है, यानी 10,000 रुपये थे, 800 बढ़ा के 10,800, फिर 800 बढ़ेंगे तो 11,000, 1,600, फिर 800 बढ़ेंगे तो 12,200। आप 800 रुपये बढ़ा के चलें तो आपका जब जो भी पर अमाउंट होगा तो वो आपकी जो सीरीज बनेगी ना, यानी ये वाली, तो आपकी समांतर श्रेणी में होगी। यानी डी का मान जब समान सेम है, पहले तो सिंपल इंटरेस्ट में जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो प्रत्येक वर्ष समान होता है। जब प्रत्येक वर्ष समान होता है तो हमारा समांतर श्रेणी को रूल्स फॉलो करवाता है वो, ठीक है ना। तो इसमें हमने आज की वीडियो में 5.1 को जाना, 5.1 होती क्या है, और जिसको फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं हमसे, ठीक है ना। और कोई डाउट्स है तो आप ज़रूर बताएं, तभी हम आपको अच्छी तरीके से और प्रोवाइड करवा पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में बच्चों को ऐड करें, ठीक है ना, तो यानी सबको ये चीज़ प्रोवाइड हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को ऐड करें, ठीक है ना। गुड बाय, आज के लिए इतना ही। और 5.2 अगली वीडियो में मिलेगी अब इसकी, और इसको देखें तभी 5.2 देखें, अन्यथा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। बाय।